we are starting up with chapter 2, that is principles of management. सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं क्या. एक्चुअल में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस, यानी कि काफ़ी डिटेल और एक जनरल गाइडलाइंस. अब गाइडलाइंस क्या होती हैं? गाइडलाइंस क्या होता है कि वो तरीका जो हमें बताया जाता है कि इस तरीके से काम करिए तो अच्छा होगा, कुछ ना कुछ, यानी कि गाइडलाइंस हमें मदद करेंगी. किसको मदद करती हैं? मैनेजर्स को, क्योंकि हम यहाँ किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मैनेजमेंट के बारे में. तो मैनेजमेंट जो है वो मैनेजर से बनता है. अब इन डिसीजन मेकिंग किस में काम करती है? इन डिसीजन मेकिंग में, कि आप किस तरीके से कब क्या डिसीजन लें, उसकी ये गाइडलाइंस है. अब क्या ये हम लें उसकी, क्या ये हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन देता है किसी चीज़ का? बिल्कुल भी नहीं. सॉल्यूशन हमें खुद पता करना पड़ता है इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके. वी आवरसेल्फ हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन. गाइडलाइन ये होती है कि गाइडलाइन को केवल आपको फॉलो करना पड़ता है. उस गाइडलाइन को फॉलो करके हैं आप किसी नतीजे पर पहुंचते हो. अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में मेनली हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे. ये 3 टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयोल, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू. मीन्स फ्रेडरिक विंसलो टेलर. और इसी की टेक्निक्स हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स. दीज आर ऑल्सो गिवन बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. बेसिकली यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 things. It will help you a lot to solve the case studies which covers most of the part of your question paper. आज का पूरा वीडियो में कवर करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में. साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि दिया गया है किसके द्वारा? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा. हेनरी फेयोल इज़ नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट and F.W. Taylor is known as the father of scientific management. Now, scientific management क्या होता है? Application of science for each and every element of management. यानी कि मैनेजमेंट तो करना है, पर किसकी मदद से करना है? साइंस की मदद से. साइंस से मतलब हम लोग वो चीज़ करेंगे जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, हमको हेल्प करेंगे डिसीजन लेने में और अच्छे डिसीजन लेने में. अब नेक्स्ट क्या आता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. अब टेलर का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था? देखो, टेलर को बोला गया था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब इनको जो मेन फोकस था वो पहली बात फैक्ट्रीज़ के ऊपर था. फैक्ट्रीज़ के ऊपर रहा. इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज़ के ऊपर टेक्निक्स दी. ये टेक्निक्स दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. अभी यहाँ हम केवल इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे. नाउ इनका जो मेन फोकस था वो फैक्ट्रीज़ के वर्कर्स के ऊपर था. दूसरी चीज़ है, वर्कर्स के ऊपर इन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया. और मेन चीज़, ये जो थे ये इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, मेनली मैकेनिकल इंजीनियर थे. उन्होंने 1878 में मिडवेल स्टील कंपनी ज्वाइन की थी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो वहाँ पे इन्होंने वर्क करके, एनालिसिस करके जो है कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जिनको बोला गया था साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर. अब यहाँ हम एक एक करके इनके प्रिंसिपल को स्टडी करेंगे. पहला प्रिंसिपल है इनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. यहाँ पे टेलर ने ये बोला है कि जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उसमें साइंस को फॉलो करना है, रूल ऑफ थंब को फॉलो नहीं करना है. यहाँ हमें किसको फॉलो करना है? साइंस को फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ सबसे पहले आपको ये बता रही हूँ रूल ऑफ थंब क्या होता है. फॉर एग्जांपल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से काम, फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द पास्ट 10 years, और मैंने कोई चीज़ अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो वो साइंटिफिक नहीं है.
मैंने कोई ऑब्जर्वेंस नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से अपने एक्सपीरियंस से चलता रहा हूँ। एक तरीके से अगर मेरे फादर कोई टेक्निक फॉलो कर रहे हैं और मैं भी वही फॉलो कर रहा हूँ और मेरी आने वाली पीढ़ी भी वही फॉलो करे, दैट डज़ंट मीन कि ये जो प्रिंसिपल्स है वो हमको अप्लाई नहीं करना है। हमें क्या अप्लाई करना है, हमें टोटली किसको देखना है, साइंस को। यहाँ पे टेलर हमको ये बोलता है कि कोई भी काम, ईच जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंस को देख के काम करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी, ना कि इंट्यूशन नहीं होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्यूशन? इंट्यूशन का मतलब होता है हमें कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि मुझे ऐसा फील हुआ तो मैं अपने तरीके से काम करूं। अपने अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं लानी है जिस तरीके से हम काम करें। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे एक्सपीरियंस, हमें अपने एक्सपीरियंस से काम नहीं करना है। और हिट एंड मिस मेथड, इन तीनों चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। हमें काम किस पे करना है, साइंटिफिक इंक्वायरी पे। ये तीनों चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। हिट एंड मिस मेथड का मतलब क्या होता है, ट्राई कर लेते हैं, ये हुआ तो ठीक, नहीं तो कोई और सही। मीन्स हिट नहीं करना है, मिस नहीं करना है, केवल हमें साइंटिफिक इंक्वायरी पे काम करना है। अब इसमें टेलर ने ये बोला है कि अगर हमें अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज़ करना है, हमें अपने काम को मैक्सिमाइज़ करना है, तो उसके लिए हमें वर्क स्टडी एनालिसिस करना होगा। वर्क स्टडी एनालिसिस करना होगा। ये क्या है, ये एक टेक्निक है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि वर्क स्टडी एनालिसिस क्या होता है। तो टेलर यहाँ पे ये कहता है कि टोटली वी हैव टू फॉलो द साइंस हमें कुछ रिजल्ट देगा। हमें किसी के अंडर में काम नहीं करना है, किसी के कहने पे कोई काम नहीं करना है, केवल साइंटिफिक इंक्वायरी पे काम करना है। इससे क्या होगा, हमारा कोई मेथड निकलेगा, हमें एक पर्टिकुलर टारगेट सेट करना होगा वर्कर्स का, उस टारगेट को लेकर के हमें काम करना होगा। इससे वर्कर्स का एफिशिएंसी लेवल भी इंक्रीज़ होगा और हम अपना काम कर लेंगे। ये सोच है FW टेलर की। नाउ कमिंग टू second principle, that is harmony not discord। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, हारमनी तो हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन डिस्कॉर्ड नहीं हो। डिस्कॉर्ड मतलब किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े ना हो, किसी भी तरीके का कलह ना हो। ये प्रिंसिपल जो है दैट इज़ गिवन बाय FW टेलर, ये हमको ये वाला प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि इफ़ वी आर वर्किंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू वर्क विथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझ के काम करना है, म्यूचुअल गिव एंड टेक। अब हमको ये पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 ग्रुप्स होते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। पहला ग्रुप होता है वर्कर का और दूसरा होता है मैनेजमेंट का। अब इन दोनों के जो एटीट्यूड होते हैं एक दूसरे के लिए टोटली ऑपोजिट होते हैं। दे थिंक दे बोथ आर द राइवल्स ऑफ ईच अदर। वर्कर्स ग्रुप थिंक दैट दे आर वर्किंग, यानी मैनेजमेंट उनसे काम ले रहा है लेकिन दे आर अंडरपेड, उनको पैसा कम दिया जा रहा है। लेकिन मैनेजमेंट ग्रुप क्या सोचता है, मैनेजमेंट ग्रुप ऑलवेज फील्स दैट वर्कर ग्रुप्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे आर ऑलवेज पासिंग देयर टाइम, है ना। तो इसके लिए टेलर ने हमको इंसिस्ट किया है कि इन दोनों को अपने एटीट्यूड्स को, अपनी थिंकिंग को पूरी तरीके से चेंज करना है। ये प्रिंसिपल हमको ये कहता है कि जो वर्कर्स और मैनेजमेंट ग्रुप है इन दोनों को अपने एटीट्यूड्स को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना है। अब टेलर ने इंसिस्ट किया है एक वर्ड यहाँ पे विच इज़ नोन एज मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ scientific technique which is given by FW Taylor that we will discuss in the next video. यहाँ पे मैं केवल आपको इसका मीनिंग बताती हूँ कि मेंटल रिवोल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है। मेंटल रिवोल्यूशन होता है चेंज इन एटीट्यूड।
यानी वर्कर और मैनेजमेंट ग्रुप को अपने एटीट्यूड यहाँ पे सोच को, इन दोनों की अपनी सोच को चेंज करना होगा। इससे क्या होगा, चेंज करने से दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मिलके काम कर पाएंगे। इन दोनों को अपने लिए पॉजिटिव सोचना होगा। इससे क्या होगा, टेलर जो है वो फील ये करता है कि अगर इन दोनों ने मेंटल रिवॉल्यूशन को फॉलो किया तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड रहती है इनकी थिंकिंग पे, है ना। नाउ कमिंग टू थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल, दैट इज कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब यहाँ पे कोऑपरेशन जो है, ये थर्ड जो प्रिंसिपल है वो कहीं ना कहीं सेकंड प्रिंसिपल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ये जो प्रिंसिपल है इसका एक्सटेंशन है। अगर हम हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड को थोड़ा सा और बढ़ा दें तो थर्ड प्रिंसिपल जनरेट होता है विच इज़ नोन एज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो कंपनी में वर्कर्स हैं दे बोथ वर्क विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। सबसे पहले मैनेजमेंट को वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा। अगर एक बार वर्कर्स कॉन्फिडेंस में आ गए तो मैनेजमेंट जो है अपना एक स्टैंडर्ड टारगेट बनाएगा, उस टारगेट के अकॉर्डिंग वर्कर से काम करवाएगा। इससे क्या होगा, अगर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस है अपने वर्कर्स पे कि वर्कर्स काम अच्छे से कर रहे हैं तो वर्कर्स अपने अच्छे से अच्छा देंगे उस रिज़ल्ट को अचीव करने में जो मैनेजमेंट ने उनको काम दिया है। अब कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट को हमेशा वेलकम करना चाहिए। किस चीज़ का? कोऑपरेशन के लिए मैनेजमेंट को हमेशा वेलकम करने चाहिए सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। में भी हो सकता है एम्प्लॉय कोई ऐसा सजेशन दे जो मैनेजमेंट के काम में आ जाए, तो इसके लिए मैनेजमेंट को वेलकम करना चाहिए सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और उनको रिवॉर्ड भी देना चाहिए एंड रिवॉर्ड फॉर देम। और उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। सेम टाइम में अगर मैनेजमेंट कोऑपरेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ तो एम्प्लॉयज़ का भी काम है कि दे शुड नॉट गो ऑन स्ट्राइक। बेवजह कोई ऐसा काम ना कर रहे हैं जिससे मैनेजमेंट हर्ट हो। यानी दोनों के बीच में ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म वाला प्रिंसिपल काम करेगा। टेलर ये बोलता है कि इक्वल डिवीज़न ऑफ वर्क होना चाहिए, इक्वल डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा दिन केवल एम्प्लॉयज़ ही काम करते रहें, मैनेजमेंट को भी इक्वल वर्क करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली रन कर पाती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स to their greatest efficiency। अब डेवलपमेंट ऑफ वर्कर का डेवलपमेंट कब होगा? जब कंपनी जो है ऐसे पर्सन को चूज़ करेगी, जब वो कंपनी जो है ऐसे पर्सन को चूज़ करेगी जो क्वालिफाइड हो, जो ट्रेंड हो। तो कंपनी वर्कर की एफिशिएंसी डिपेंड होती है प्रॉपर सिलेक्शन पे। अगर मैनेजमेंट स्टार्टिंग में ही एक ऐसा बंदा सिलेक्ट करे जो ऑलरेडी ट्रेंड हो या ट्रेंड ना है तो क्वालिफाइड हो, क्वालिफाइड के अकॉर्डिंग से क्या हो, अगर हम क्वालिफाइड बंदा चूज़ करेंगे अपनी कंपनी में तो उससे क्या होगा, वो अगर कोई हमारी कंपनी में कोई नया काम है और हमने क्वालिफाइड बंदा अपॉइंट किया तो हम उसको कुछ टाइम बाद ट्रेन करेंगे। ट्रेन करने से उसकी नॉलेज अपडेट होगी और वो अपनी एफिशिएंसी देगा। एफिशिएंसी से क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है सक्सेस अचीव करेगी विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडस्ट्री की एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है वर्कर की एफिशिएंसी के ऊपर। और वर्कर की एफिशिएंसी किस पर डिपेंड करती है? प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर वर्कर प्रॉपरली ट्रेंड होगा तो
वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इंडस्ट्री की एफिशिएंसी बढ़ेगी। टेलर ने हमको ये बोला है कि जब हम कोई भी एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें तो ड्यू केयर यानी ध्यान दें अच्छे से, केयरफुली वी हैव टू सिलेक्ट द एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। अब उसके साथ साथ एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग भी देनी चाहिए टू अपडेट देयर नॉलेज। उनके नॉलेज को अपडेट करने के लिए टाइम टू टाइम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, है ना। इससे क्या होगा, वर्कर जो है अपनी एफिशिएंसी देगा, और वर्कर की एफिशिएंसी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी तो कंपनी की भी प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। नाउ दिस इज़ ऑल about the principle of scientific management which we have studied in this video. Now the next video is about the scientific techniques of Taylor that I will discuss it after some days. Thank you.